दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट नवंबर परीक्षा 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। इससे पहले द्वितीय प्रश्न पत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं और 2006 से लेकर 2017 का जून 2017 तक इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित तृतीय प्रश्न पत्र। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए राजनीतिक सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा तर्क की शैली एवं तर्क तरीके में एकत्व है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष एवं मूल्यों पर आधारित है। इनका दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से मूल्यों, आदर्शों तथा लक्ष्यों से अविच्छिन्न संबंध है। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, इसीलिए इसको तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क। इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्तिसंगत औचित्य की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आप इसे देख सकते हैं। रॉल्स का उद्देश्य ऐसा समाज विकसित करना था जो हमें समाज के मूल ढांचे को समझने में मदद करे। रॉल्स विभिन्न समाजों के मध्य संपत्ति के वितरण के बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि अपना पूरा ध्यान समाज के अंदर संपत्ति के वितरण पर लगाता है। इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि वह साफ साफ बताता है कि समानता सभी विचलनों की युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद का उल्लेख किया गया है, यानी इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभिसरण सिद्धांत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ था। यह मूलतः विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास एवं एक दूसरे पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन करता है। अभिसरण सिद्धांत के अंतर्गत अभिसरण का उल्लेख उन्नत पूंजीवाद एवं विकसित समाजवाद के बीच किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्डन वॉलिन के द्वारा एपिक थ्योरी के रूप में इसका उल्लेख किया गया था। सेल्डन वॉलिन एक अमेरिकन राजनीतिक सिद्धांतकार और तुलनात्मक राजनीति के लेखक थे। 1969 में प्रकाशित अपने एक निबंध पॉलिटिक्स थ्योरी एज अवोकेशन में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। अवधारणा और चिंतक दिए गए हैं, तो इसे देख लेते हैं। मौन सहमति का जो सिद्धांत दिया था लॉक की, तो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। स्वयं से संबंधित और दूसरों से संबंधित कार्य की बात बेंथम ने की थी, और नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात जो है आइजा वर्लिन के द्वारा की गई थी। और सुव्यवस्थित समाज की बात करें जॉन रॉल्स, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? ये बाकुनिन के द्वारा की गई थी। मिखाइल बाकुनिन एक रूसी राजनीतिक विज्ञानी हैं। मार्क्स की आलोचना करते हुए वो आशंका व्यक्त करते हैं कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। गॉड एंड द स्टेट 1882, स्टेटिज्म एंड एनार्की 1873 एवं मार्क्सिज्म, फ्रीडम एंड द स्टेट 1867 आदि इनकी चर्चित कृतियाँ हैं। मिखाइल बाकुनिन के द्वारा मार्क्स की आलोचना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए, स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और तर्क है। लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवादी को नकारता है। तो मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हाथ में ले लेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सत्य परंतु आर क्या है, असत्य है। यह कथन सत्य है कि लेनिन की शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद के मूल स्वरूप को नकारता है। किंतु यह कथन असत्य है कि मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हत्या लेगी। तो मार्क्स ने शांति की बात नहीं की थी। मार्क्स पूंजीवाद के दमन के लिए सर्वहारा वर्ग का हिंसात्मक होना उचित मानता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो माओ ने, इसका आंसर हो जाए कृषक वर्ग। सबसे ज़्यादा फोकस उन्हें क्रांति के लिए कृषक वर्ग को किया था। माओ ने मार्क्सवाद को चीन की राष्ट्रीय एकरूपता प्रदान किया। वह कुछ मामलों में मार्क्स एवं लेनिन से भिन्न था। चीन में किसानों की बहुलता थी। माओ ने कृषक वर्ग की भावनाओं को समझा एवं उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
एसक्राफ्ट के द्वारा। रिचर्ड एसक्राफ्ट एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। अपनी पुस्तक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉग्स टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट 1986 में उन्होंने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉग जो है गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो इसका आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स और अरस्तु के अधिकतर राजनीतिक विचार परस्पर विपरीत हैं। अरस्तु जो है राज्य के सावी सिद्धांत को मानता है जब और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। वह राज्य का परिवार की तरह एक स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि हॉब्स यांत्रिक भौतिकवादी है। वह अणु को सर्वाधिक महत्व देते हुए विश्व को यांत्रिक मानता है। वह राज्य को स्वभावतः निर्मित न मानकर संविदावादी सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हॉब्स अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्रवादी बताया था? तो इसके जैकब टॉलमैन के द्वारा रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्रवादी बताया गया था। आप इसे देख सकते हैं। घोर व्यक्तिवाद से प्रारंभ होकर रूसो के दर्शन की परिगति समष्टिवाद में होती है। स्वतंत्रता और जनतंत्र का पुजारी होते हुए वह रोबेस्पियर जैसे निरंकुशवादियों का आदर्श बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 2 से मिलाने की बात करें। मार्क्स की रचनाएं और विषय से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट जो है विसंबंधन से हो जाएगा। दास कैपिटल अधिशेष मूल्य से संबंधित है। और एस्टिन ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट जो है राज्य की अपेक्षित स्वायत्तता से संबंधित है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? तो मैकियावेली की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और बी, यानी पहला और दूसरा इसका राइट हो जाएगा। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। आप इसे देख सकते हैं। प्रसिद्ध यूरोपियन राजनीतिक चिंतक मैकियावेली शासन कला के तमाम सिद्धांतों सहित अन्य राजनीतिक सिद्धांतों का विशद वर्णन करता है। द आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैकियावेली ने राजनीतिक सिद्धांत में प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दार्शनिक रूप से अराजकतावादी गांधी जी ने अपने आप को बताया था। गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1908 में खुद को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए, पहला और दूसरा। तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक अनुभवी विज्ञान का विकास करना, ये दोनों राइट हो जाएंगे। आदर्श प्रकार पर पहुंचना और अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। इसको देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नव संस्थावाद बल देता है। तो नव संस्थावाद जो है संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर, इसका आंसर ए हो जाएगा। जहां संस्थावाद व्यक्ति एवं समाज कल्याण के लिए तथा शांति कायम करने के लिए रखने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता है, वहीं नव संस्थावाद संस्थाओं पर अधिक बल देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? तो ये वास्तविक क्रांति यानी 20 का आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा परंपराओं को कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता, परंतु न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? तो यूके, यानी ग्रेट ब्रिटेन में स्पीकर का पद अत्यधिक पवित्र माना जाता है, इसीलिए वहां पर एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है। स्पीकर प्राय दलगत भावना से परे रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी यूएसए में। आप इसे देख सकते हैं। न्यायिक पुनरीक्षा की उत्पत्ति सामान्यतः एक संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, हालांकि पिनोक एवं स्मिथ ने इसका उद्गम जो है स्थल ब्रिटेन माना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यूएसए में। अगले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। निर्वाचन प्रणाली और देश से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है यूएसए में, ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। द्वितीय मतदान प्रणाली की बात करेंगे तो फ्रांस में। सेकंड बैलेट सिस्टम जो प्रणाली अपनाई जाती है फ्रांस में अपनाई जाती है। वैकल्पिक मत प्रणाली की बात करेंगे तो वैकल्पिक जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली की बात करेंगे वो जर्मनी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया है, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए हैं। तो तर्क की बात करें, उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो उसका आंसर हो जाएगा 22 की बात करेंगे, 23 सॉरी, यानी ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं? तो नौकरशाही की आलोचना जो की थी F.W. रिक्स के द्वारा की गई थी, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा ABCD सभी के द्वारा। टॉलकॉट पार्सन्स की बात करें, माइकल क्लोजियर और रॉबर्ट प्रेस्टस और F.W. रिक्स, ये चारों के द्वारा नौकरशाही के सिद्धांत की आलोचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्योंकि इसका व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। तो हॉब्स के द्वारा कहा गया था कि हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। हॉब्स का लेवियाथन सर्वशक्तिमान है। अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार के द्वारा वह यह स्थापित करता है कि सामाजिक समझौते में मनुष्य ने अपनी समस्त शक्तियां व अधिकार लेवियाथन को सौंप चुका है। हॉब्स के विचारों में मनुष्य स्वभाव से धूर्त, ईर्ष्यालु एवं लालची होता है और तो व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन मानता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माताओं के रूप में जाना जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति है। स्मिथ ने ही उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान किया था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, जन भागीदारी संस्कृति संबंधित है। जन भागीदारी की बात करेंगे तो इसका आंसर तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में ये प्रकाश में आया था। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है, यह और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉसवेल के द्वारा। लॉसवेल एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक था। इसका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया था? तो ये बर्नहम के द्वारा किया गया था। बर्नहम ने अपनी चर्चित कृति द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन 1941 में अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है। बर्नहम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार समाजवाद की स्थापना का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि इन देशों में समस्त वास्तविक शक्ति एक अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुफित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति के लक्ष्य 3 को प्राप्त करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनुले ऑस्टिन के द्वारा। ग्रेनुले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर व्यापक शोध कार्य किया था। इस संबंध में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन 1968 उनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंडता जाल में अंतर्गुफित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य ये त्रयी को प्राप्त करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? तो इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा ABCD, यानी चारों राइट हो जाएंगे। शिक्षा की, राज्य की सुरक्षा की बात की गई है इसमें, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार और न्यायालय की अवमानना, ये चारों इससे राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन का प्रावधान भी करता है, जिसके अंतर्गत चारों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक रह सकती है? तो 34 की बात करेंगे। 34 का आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का 360 यानी वित्तीय आपातकाल की बात करता है। एक बार संसद की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। दातव्य हो कि भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ABCD, ये चारों राइट हो जाएंगे। इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है और इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है और वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। आप इसे देख सकते हैं कौन से आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से मामलों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल जो है 1975 आ जाएगा। बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ OB 1985 में। MC मेहता बनाम भारत संघ वाद जो है 1984 और बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ जो है अंतिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में मुंबई मामले में दिए गए फैसले से हुई है? तो 37 की बात करेंगे, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ABCD, ये चारों जो है राइट हैं। SR मुंबई बनाम भारत संघ सरकार 1994 में प्रश्न में दिए गए विकल्पों के संबंध में फैसले आए सिद्धांतों का विकास हुआ था। आप इसे देख सकते हैं, चारों विकल्प इनको
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग का संबंध किससे? केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित। वर्ष 2007 में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया। पुंछी आयोग केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ और वर्ष पूछा गया है इसमें। तो असम की बात करें 1985, मिजोरम का 1986, त्रिपुरा का 1988 और पंजाब का 1985। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता? तो 40 का आंसर हो जाएगा, ये कहा था अशोक मेहता समिति के द्वारा, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आप इसे देख सकते हैं, पंचायती राज से संबंधित जो समिति अशोक मेहता समिति है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एन गोपालास्वामी के द्वारा की गई थी। 30 जून 2006 से अप्रैल 2009 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, वर्ष 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क दिया गया, कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है। कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक समस्या बनी हुई है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूची से मिलाने की बात कर रहा है। राज्य और राज्य स्तरीय दलों से संबंधित क्वेश्चन है। बिहार में जो है लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश में अपना दल और हरियाणा की बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय लोक दल हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है, तो 73वें संविधान संशोधन में किसकी व्यवस्था की? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है। आप इसे देख सकते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और ग्रामीण निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं जिसकी जो है 10 संख्या से अधिक नहीं होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान हैं? तो प्रावधानों की बात कर रहा है, 46 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 में मूलतः पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, करों फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना आदि प्रावधान किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। होता समिति का संबंध सिविल सेवा में सुधारों से संबंधित है। और संथानम समिति 1962 में जो आई थी, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ये कमेटी लाई गई थी 1962 में और 1964 में लागू हुई थी। सरकारी आयोग का संबंध 1983 से संबंध है, जो केंद्र राज्य के संबंधों के सुधार से संबंधित है। और यशपाल अंतिम जो है यशपाल समिति है 1992 उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित है। दबाव समूह का प्रकार और दबाव समूह के नाम दिए गए हैं। पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित जो है नायर सर्विस सोसाइटी हो जाएगी। श्रमिक हित पर आधारित जो है हिंद मजदूर परिषद हो जाएगा। संस्थागत हित पर आधारित जो है दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ हो जाएगा। और अंतिम व्यावसायिक हित पर आधारित की बात करेंगे तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया की से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी है, यानी ABDF, निर्धनता, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, ये हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 50 का सही नहीं है पूछ रहा, तो इसका आंसर शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया है, यानी सी इसमें सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पब्लिक एक्ट से लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की थी? तो 51 का आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ABCD चारों हो जाएंगे। बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान और विनियमित सरकार प्रतिमान, ये सभी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो MP फॉलेट का सबसे पहले MP फॉलेट आ जाएंगे 1868 टू 1933, बिलोबी 1867 से 1960, रॉबर्ट डेहल का संबंध 1916 से 1990 और FW रिक्स का संबंध जो 1917 से 2008 हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला दिया था? तो 4P फार्मूला जो है गुलिक के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। गुलिक का विभागीकरण का सिद्धांत 4P फार्मूला के नाम से प्रचलित है। इसके अंतर्गत उन्होंने विभागीकरण के 4 आधारों की पहचान की है। संक्षेप में ये चारों जो है पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क दिया गया। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है। शास्त्रीयवादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 की बात करेंगे, 54 का ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। आप इसे देख सकते हैं, हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है, क्योंकि शास्त्रीयवादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। साइमन की सर्वाधिक चर्चित कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? ये एडवर्ड विडनर के द्वारा कहा गया था विकास प्रशासन की बात। विकास प्रशासन की अवधारणा लोक प्रशासन में 1950 के दशक में प्रकट हुई थी। इसे विशिष्ट कोटि के लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। विकास प्रशासन की पहली स्पष्ट अवधारणा देने का श्रेय एडवर्ड विडनर को जाता है। उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक अपनी पुस्तक में कहा था कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए बी सी डी, ये चारों पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्यों में परिवर्तन और उत्तरदायित्व में परिवर्तन, ये उच्च पद में प्रोन्नति से संबंधित चारों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? तो ये प्रमाणीकरण हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो नीति का बचाव लाइन एजेंसी का कार्य है। प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती हैं, लाइन, स्टाफ और सहायक। लाइन एजेंसी सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, इसीलिए किसी नीति के बचाव की पहली जिम्मेदारी लाइन एजेंसी की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत किया था? तो अस्वीकृत करने वाले हर्बर्ट साइमन थे, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने 1946 में अपने लेख द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी थी। साइमन ने राजनीति प्रशासन द्विभाजन को भी अस्वीकृत किया था, उन्होंने इसे कहावतों की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केनेथ वॉल्श के द्वारा। नव यथार्थवादी विचारक संरचनात्मक यथार्थवादी केनेथ वॉल्श ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के लिए उन्नत विकास का वर्णन मिलता है। केनेथ वॉल्श का मानना है कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जाना चाहिए। इसने संरचना को 2 रूपों में परिभाषित किया था। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का व्यवस्था सिद्धांत जो अराजकता लिए हुए है, और दूसरा, इकाइयों में क्षमताओं का वितरण। केनेथ वॉल्श का विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता एवं अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी ए और डी। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है, और नारीवाद और उत्तर संरचनावाद और अनुचिंतनवादी उपागम है। ए और डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नम्र शक्ति के बारे में सही है? नम्र शक्ति की बात करेंगे तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। इसे देख लेते हैं, सी में जो है ए बी सी, तीनों ए बी सी इन तीनों राइट हो जाएंगे। फोर्थ जो है नम्र शक्ति आदर्शवाद का एक ग्रुप है, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग तथा किसी प्रकार के आकर्षण के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता सौम्य शक्ति या मृदु शक्ति या नम्र शक्ति कहलाती है। इस अवधारणा का विकास जोसेफ नाई ने 1990 में अपनी पुस्तक बाउंड टू लीड में किया था। नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा भी किया जा सकता है। नम्र शक्ति का दूसरा फलक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? यानी इसका आंसर भी सी हो जाएगा, वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है। इसे देख सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 64, संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान्स गाल्टुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार करने की बात करें तो इसका आंसर बी, यानी कि बी रॉन्ग जो है, बी और सी। उन्होंने संरचनात्मक सांस्कृतिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की थी। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना, शांति रक्षा की चर्चा की थी। ये दोनों जिसमें राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, 65 क्वेश्चन, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो यानी समाजीय सुरक्षा समाजीय आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, इसका बी वाला जो है रॉन्ग हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर सी यानी ए और पहला और चौथा जो है राइट हो जाएगा। इसमें भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है और भारत में अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 प्रस्तुत की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र है। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र नीति का प्रमुख अंशदाता है। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। वैश्वीकरण के वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या उसकी सही नहीं है। वेस्टफेलिया की संधि जो है 1648 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी वेस्टफेलिया कहाँ गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। तो इसका आंसर वासेनार समझौता 1996 में जो हुआ था, पारस्परिक हथियारों एवं प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। और न्यूक्लियर सप्लायर्स जो ग्रुप बनाया गया था 1974 में प्रमाणु हथियारों का प्रसार के लिए। और MTCR जो है 1987 में सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का प्रसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता से संबंधित हो जाएगा। सी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर देखिए लिखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 19 नवंबर 1998 को हुई थी। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समूह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल हैं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो ब्रजेश मिश्र पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इसलिए कोई भी मिलता नहीं होगा, इसलिए इसका। तो JN दीक्षित दूसरे राष्ट्रीय सलाहकार थे। वर्तमान में अजीत डोभाल को लेकर कुल 5 सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं। KP सिंह सुरक्षा सलाहकार नहीं है, अथवा उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य की बात कर रहा है, पहला और फोर्थ इसका, पहला और थर्ड इसका रॉन्ग हो जाएगा। नीम राणा वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में ये रॉन्ग हो जाएगा। और संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में ये भी राइट नहीं है। नीम राणा वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में न होकर भारत और पाकिस्तान के साथ ट्रैक डिप्लोमेसी की शुरुआत से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। जबकि संग्रीला वार्ता एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज सालाना आयोजित कराती है। इसमें 28 एशिया प्रांत देशों के रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख शारीक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। 73 का आंसर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सुरक्षा परिषद से संबंधित भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना है। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना है, यानी पहला और दूसरा इसका राइट हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका इसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य होते हैं। भारत सुरक्षा परिषद का 7 बार सदस्य बना, जबकि जापान इसका 11 बार सदस्य बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर सुशीला नायर इससे संबंधित नहीं है। बाकी लोतिका सरकार, नीरा डोगरा और बीणा मजूमदार ये तीनों इससे संबंधित हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए वर्ष 1974 में टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के लिए समिति गठित की गई थी। इसकी सदस्य लोतिका सरकार, नीरा डोगरा एवं वीणा मजूमदार को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। स्टीफन क्रेसर इंटरनेशनल रेजिम्स से संबंधित है। जे रोजनबर्ग का संबंध एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी से संबंधित रहेगा। EM बूट का एम्पायर ऑफ कैपिटल से संबंधित। बेरी बुजान की बात करेंगे, फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी की बात बुक 2004 में इनके द्वारा लिखी गई थी, बेरी बुजान के द्वारा। अगले क्वेश्चन की, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।